पाठ 1। जब सूरज जग जाता है, When the sun wakes up। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में सूरज की सुबह से शाम तक की यात्रा के बारे में बताते हुए सूरज की ही तरह परोपकारी बनने की सीख दी गई है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रखकर पांव अंधेरा चुपके से भग जाता है। हौले से मुस्कान बिखेरी पात सुनहरे हो जाते, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी हैं गाते। थाल भरे मोती लेकर के धरती स्वागत करती है, नटखट किरणें वन उपवन में खूब चौकड़ी भरती हैं। कलकल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर, डुबकी कभी लगाता है। पर्वत घाटी पार कर मैदानों में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता है, सांझ हुए फिर ढलता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है, हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। सूरज, सूर्य, सन। अंधेरा, अंधकार, डार्कनेस। हौले से, धीरे से, स्लोली। सुनहरा, सोने के रंग का, गोल्डन। थाल, बड़ी सी थाली, लार्ज प्लेट। उपवन, बगीचा, गार्डन। सांझ, शाम, संध्या, इवनिंग। पांव, पैर, फीट। भग, भागना, रन अवे। पात, पत्ते, लीव्स। पंछी, पक्षी, बर्ड। नटखट, शरारती, नॉटी। चौकड़ी भरना, कुलांचे भरना। टू लीप और बाउंस। उजाला, प्रकाश, लाइट। पाठ 2। जीव हत्या पाप है। किलिंग लिविंग बीइंग्स इज अ सिन। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में जीव हत्या के बारे में बताया गया है। जीव हत्या करना पाप है। हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। जब से चुरुगुन पिंजरा तोड़कर उड़ा था, नितिन बहुत उदास हो गया था। बड़ी दूर पक्षी बाजार से पापा स्कूटर पर बैठकर चुरुगुन को लेकर आए थे। कुछ दिन तक तो चुरुगुन डरा डरा रहा। फिर जब नितिन से दोस्ती हुई तो एक दिन वह अचानक से उड़ भी गया। नितिन बेचारा एक दिन स्कूल से लौटा तो खाली पिंजरा मुंह चिढ़ा रहा था। शैतान चुरुगुन अपनी पैनी चोंच से पिंजरे की सलाख टेढ़ी कर चालाकी से फुर हो गया था। फिर एक दिन पापा और नौकर रामू मुर्गी और उसके 2 बच्चे ले आए। नितिन फिर से प्रसन्न हो गया। मुर्गी और बच्चों के लिए दड़बा बनवाया गया। मुर्गी के बच्चे बहुत छोटे थे। नितिन से दोस्ती हो जाने पर वे नितिन की हथेली पर चढ़कर दाने खा लेते थे। दोनों बच्चे पीले रंग के थे। एक दुबला पतला फुर्तीला था तो दूसरा रुई के गोले जैसा गोल मटोल और आलसी। फुर्तीले का नाम नितिन ने मुटकू रखा और आलसी का नाम अलसू। जैसे ही नितिन स्कूल से लौटता फौरन दड़बे के पास पहुंच जाता। मुर्गी भी नितिन को पहचान गई थी। मुटकू और अलसू नितिन को देखते ही शोर मचाने लगते। नितिन दड़बे का दरवाजा खोल देता। मुटकू तो दौड़कर बाहर आता और नितिन की हथेली के सारे दाने चटकर जाता। गिरता पड़ता अलसू जब तक दड़बे से बाहर आता, मुटकू आंगन में दौड़ रहा होता। नितिन अलसू के लिए अपनी दूसरी हथेली खोलता। एक दिन नितिन लाल रंग ले आया। मुटकू और अलसू के जब लाल बिंदिया लगी तो नितिन प्रसन्न होकर चिल्लाने लगा, माँ, पापा, देखो देखो, अलसू और मुटकू कितने प्यारे लग रहे हैं। धीरे धीरे महीना बीत गया। नितिन की दोस्ती अलसू और मुटकू से बढ़ती ही जा रही थी। दशहरे की छुट्टियां शुरू हुईं और एक दिन मौसा मौसी जी आ गए। उनके साथ उनके बच्चे पारस व मानस भी आए। पारस तो नितिन का ही हम उम्र था, लेकिन मानस था 6 महीने का गोल मटोल बबुआ। नितिन के घर कोई छोटा बच्चा नहीं था, सो वह मानस को देखकर खूब प्रसन्न हो गया। मानस जब बिना दांतों वाला मुंह खोलकर हंसता तो नितिन को बड़ा ही मजा आता। मानस जब बनियान लंगोटी पहनकर मालिश करवाता तो नितिन निहाल हो जाता। वह मौसी से कहता, लाओ मौसी,
मानस को मेरी गोद में दे दो। मानस महाशय थे कि नितिन की गोद में आते ही उसके कपड़े गीले कर देते, लेकिन नितिन गोल गोल मानस को 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहता था। पारस से भी नितिन की खूब बनती थी। 4-5 दिन मौसी रहीं। मौसा जी ने खूब घुमाया फिराया। मौसी नितिन के लिए नए कपड़े और खिलौने लाई थीं। दशहरे वाले दिन सब लोग रामलीला भी देखने गए। छुट्टी के ये दिन खूब गहमा गहमी में बीते। इतने दिन नितिन अलसू और मटकू को भी भूला रहा। जब मौसी चली गईं, तो घर में फिर से सन्नाटा हो गया। तब नितिन को मुटकू और अलसू की याद आई। वह टहलते हुए दड़बे की तरफ गया। वहां सन्नाटा था। उसने आवाज लगाई, अलसू, मुटकू। कोई आहट नहीं हुई। दड़बे में झांककर देखा, कोने में मुर्गी बीमार सी पड़ी हुई थी। नितिन दौड़कर घर के अंदर गया। माँ, अलसू और मुटकू कहाँ हैं? माँ कुछ पढ़ रही थी। चश्मा उतारकर नितिन को देखकर उत्तर दिया, कल क्या खाया था नितिन? शाकाहार तो नहीं था वह? मौसी मौसाजी के लिए पकाया था ना? तुझे भी तो पसंद है। माँ धीरे से बोली। पर माँ, नितिन हकलाया। क्या मैंने अलसू और मुटकू को? वह जोर से रो पड़ा। फिर उसने घर के पीछे जाकर देखा, वहां कुछ सफेद पंख पड़े थे। जरूर यह सब रामू ने किया होगा। नितिन सुबुक रहा था। धीरे धीरे उसका रोना बंद हुआ, लेकिन मन का दुख कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और दुखी मन से कमरे में वापस आ गया। सामने दीवार पर नितिन ने ही कभी लिखा था, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनजाने में ही सही, उससे गलती तो हो ही गई थी। अलसू और मुटकू जैसे प्यारे दोस्त अब उसे कभी नहीं मिलेंगे। नितिन फिर अकेला रह गया था। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, उदास, दुखी, सैड, चालाकी, चतुराई, क्लेवरनेस, फुर्तीला, चुस्त, फास्ट, छुट्टियां, अवकाश, वेकेशंस, सन्नाटा, शांति, साइलेंस, चश्मा, ऐनक, स्पेक्टिकल्स, हकलाना, रुक रुक कर बोलना, टू स्टैमर, सलाख, लोहे की छड़, रॉड, दड़बा, मुर्गी का घर, कूप, आलसी, सुस्त, लेजी, हम उम्र, एक ही उम्र के, ऑफ द सेम एज, आहट, हल्की सी आवाज, स्लाइट साउंड, शाकाहार, निरामिष भोजन, वेजिटेरियन फूड, निश्चय करना, पक्का इरादा करना, टू डिटरमिन। पाठ 3, चीनू मकड़ी का जाल, चीनू स्पाइडर्स वेब। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे जीव का अपना महत्व है। चंपक वन में बरगद का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर मजे से रहते थे। उसी पेड़ पर चीनू मकड़ी भी रहती थी। वह पेड़ की शाखाओं पर अपना जाल बिछाती और उसमें फंसने वाले कीड़े मकोड़ों व मच्छरों को चट कर जाती। चीनू का यह कार्य पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों को फूटी आंख न भाता था। वे अक्सर उस पर नाराज हो जाते, पर चीनू उनसे कुछ कह न पाती। बेचारी अपना मन महसूस कर रह जाती। एक दिन गुटरू कबूतर के झकाझक सफेद पंखों पर जाला लग गया। वह जरा जल्दी में था, इसलिए देख नहीं पाया था कि चीनू ने ठीक उसके घोंसले के सामने ही अपना जाल फैला रखा है। बस फिर क्या था, वह आग बबूला होकर बोला, चीनू, तुझे जरा भी अक्ल नहीं है। मेरी सारी ड्रेस गंदी कर दी। अब फिर से मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। सॉरी गुटरू भैया, पर आपने भी तो मेरा जाला तहस नहस कर दिया है। मैं सुबह से ही इसे बुनने में लगी थी। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। लगता है आज तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। रुआसी होकर चीनू बोली। यह सुनकर गुटरू और भी भड़क उठा। एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान भी चलाती है। अभी तुझे बताता हूं, कहकर वह उस पर झपटा। पर चीनू सावधान थी। उसने फुर्ती से एक दरार में घुसकर अपनी जान बचाई। तब तक सारे पक्षी जमा हो गए। उन सब ने भी गुटरू की हाँ में हाँ मिलाई।
हरियल तोता बोला, वाकई ये चीनू बहुत गंदगी फैलाती है। जहां देखो अपना जाला बिछाकर कीड़े मकोड़े पकड़ने में जुट जाती है। सारा पेड़ गंदा कर रखा है। जरा सी है पर न जाने कितना खाती है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो हरियल भाई। उस दिन मेरा बेटा पनारू उसके जाल में फंसकर गिरते गिरते बचा। सोनल गौरैया बोली, इस तरह गंदगी फैलाने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अगर चीनू को यहां रहना है तो वह पूरी साफ सफाई से रहे, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश ले। गुटरू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा और नहाने के लिए नदी की ओर उड़ गया। चीनू पेड़ की दरार में छिपी छिपी सबकी बातें सुन रही थी। वह बेचारी बहुत डर गई थी। शाम को वह डरते डरते गुटरू के घोंसले में पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। तब तक गुटरू का भी गुस्सा शांत हो गया था। वह मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं चीनू, अगर तुम गंदगी ना फैलाओ तो भला मुझे तुम्हारे इस पेड़ पर रहने से क्या एतराज है। अब चीनू बिना जाल फैलाए ही किसी तरह कीड़े मकोड़ों को पकड़ती और अपना पेट भरती। इस तरह कीड़ों के पीछे पीछे दौड़कर वह बहुत थक जाती थी, पर पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उसकी कोई चिंता नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुटरू के बेटे मटेरू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। 2 रजाइयां ओढ़ लेने के बाद भी वह थर-थर कांप रहा था। यह देखकर गुटरू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। वे उसे लेकर किसी तरह से डॉक्टर जिमी जिराफ के पास पहुंचे। सारी जांच करने के बाद जिमी ने कहा, इसे तो मलेरिया बुखार है। लापरवाही करने से यह जानलेवा हो जाता है। ठीक से इसका इलाज करवाओ। मलेरिया क्या गंदे पानी से होता है डॉक्टर साहब? गुटरू ने जानना चाहा। नहीं, मलेरिया गंदे पानी से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने से होता है। मटेरू के साथ साथ तुम लोगों को भी मच्छरों से बचना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मलेरिया हो सकता है। जहां तुम रहते हो क्या वहां बहुत मच्छर हैं? गुटरू बोला, डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से हमारी बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई है। समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। उसके बाद वह डॉक्टर जिमी से दवा लेकर चला तो आया, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे मच्छर उसे न काटे। लेकिन शाम होते होते चीनू ने उसकी सारी परेशानी दूर कर दी। गुटरू भैया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घोंसले को इस तरह से अपने जाल में घेर दूंगी कि मच्छर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सारे के सारे मेरे बनाए जाल में फंस जाएंगे। उसकी परेशानी जानने के बाद चीनू ने कहा, लेकिन फिर हम लोग अपने घोंसले से बाहर कैसे निकल पाएंगे? गुटरू की पत्नी ने पूछा। उसके लिए मैं एक गुप्त रास्ता बना दूंगी दीदी, चीनू ने कहा। वाह, तब तो ठीक रहेगा, उत्साहित होकर गुटरू बोला। जल्दी ही चीनू ने गुटरू के घोंसले के चारों ओर अपना जाला बुन दिया। वाह चीनू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल रात मेरा परिवार बहुत दिनों के बाद मजे की नींद सो पाया, नहीं तो इन मच्छरों ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया था। धन्यवाद। उसका आभार जताते हुए गुटरू ने कहा, नहीं, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है गुटरू भैया। हम सब बरगद कॉलोनी के लोग एक ही परिवार के सदस्य की तरह हैं। हमें एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही चाहिए, चीनू ने जोर देकर कहा। तुम वाकई बहुत बड़े दिल की हो चीनू। मैं उस दिन बेकार में ही तुमसे नाराज हो गया था, मुझे माफ कर देना। गुटरू ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा। चीनू कुछ न बोली, बस खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। वह वाकई बहुत खुश थी। वह अब फिर से पेड़ पर कहीं भी अपना जाला बुन सकती थी, क्योंकि अब सारे पक्षी समझ गए थे कि चीनू के इतने दिनों तक जाला न बुनने के कारण ही बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई थी। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, विशाल, बड़ा, ह्यूज, घोंसला, नीड, नेस्ट, कार्य, काम, वर्क, पंख, पर, फेदर्स, मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क, जबान, जीभ, टंग, वाकई, वास्तव में, रियली, तलाश, खोज, सर्च, ऐतराज, आपत्ति, ऑब्जेक्शन, कॉलोनी, बस्ती, कॉलोनी, उत्साहित,
उमंग से भरा हुआ, ईगर, अफसोस, पछतावा, रेपिटेंस, पक्षी, पंछी, बर्ड्स, शाखाएं, टहनियां, ब्रांचेस, नाराज, क्रोधित, एंग्री, ड्रेस, कपड़े, ड्रेस, नसीब, भाग्य, फॉर्च्यून, सावधान, सतर्क, अलर्ट, कीड़े, कीट, वॉर्म्स, शांत, चुप, क्वाइट, इलाज, उपचार, ट्रीटमेंट, इजाजत, अनुमति, परमिशन, आभार, एहसान, ऑब्लिगेशन, भरमार, अधिकता, प्लेंटिफुलनेस। पाठ 4, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बच्चे ही राष्ट्र के निर्माण व विकास का आधार होते हैं। आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। आओ हम भी देश बनाएं, मिलजुल कर हम इसे सजाएं, झगड़े अपने आप मिटाएं, चारों ओर प्रेम बरसाएं। आओ बच्चों को समझाएं, नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, इन बच्चों की आशाओं से भारत का भाग्य चमकाएं। नौजवानों के गर्म जोश से भारत को प्रगतिशील बनाएं। इनकी बढ़ती हुई विद्या से हम हर तरह का लाभ उठाएं। अपने बड़े और बूढ़ों को हर तरह का मान दिलाएं। इन सबके अनुभव से हम सब आगे आगे बढ़ते जाएं। आओ मन का नाता जोड़ें, नहीं किसी का मन दुखाएं। सहृदयता परहित निष्ठा का सीधा सरल मार्ग अपनाएं। धर्म जाति भेदभाव व वैमनस्य का भाव भुलाएं। संपूर्ण विश्व में अपनी संस्कृति का आओ मिलकर परचम लहराएं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, देश, राष्ट्र, नेशन, नैतिकता, नैतिक आचरण, मोरालिटी, नौजवान, युवा, यंग, प्रगतिशील, विकासशील, डेवलपिंग, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, सहृदयता, दया, काइंडनेस, निष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्टी, वैमनस्य, मनमुटाव, डिस्कोडेंसी, परचम, ध्वज, झंडा, फ्लैग, प्रेम, प्यार, लव, भाग्य, किस्मत, फॉर्च्यून, गरम जोश, उत्साह, एक्साइटमेंट, लाभ, फायदा, बेनिफिट, नाता, संबंध, रिलेशन, परहित, परोपकार, गुड ऑफ अदर्स, मार्ग, रास्ता, पाथ, संपूर्ण, पूरा, होल। शिक्षा का अधिकार, राइट्स टू एजुकेशन। हरिया को काम से क्यों हटा लाई? चाय की दुकान में काम करके 100-200 कमा तो लेता था। अब वह काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? दिन भर शैतानियां करेगा। नहीं पापा, अब मैं पढ़ूंगा। हिसाब किताब सीखकर यह समझदार बनेगा। तो स्कूल की फीस कौन देगा? और कॉपी किताबें, कपड़े लत्ते, यह सब कहां से आएगा? अरे बेटा, तुम पापा को सारी बातें बता क्यों नहीं देते? सब मिलेगा पापा। सब मिलेगा मतलब? हमने पंचायत में बात की थी, पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं लगेगा, बल्कि कॉपी किताब और स्कूल की ड्रेस भी मुफ्त मिलेगी और दोपहर का खाना भी। ओ, तब तो यह बड़ी अच्छी बात है। काश मैं भी बच्चा होता और शिक्षा के अधिकार का लाभ उठाता। पाठ 5, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा की गई है। इसे पढ़कर आप भी सूक्ष्म जीवों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाइए। रविवार की सुबह थी। दिव्या घर की सफाई कर रही थी। दिव्या ने मोहित के स्कूल बैग से टिफिन निकालते हुए कहा, मोहित, तेरे लंच बॉक्स से कितनी गंदी बदबू आ रही है। जरूर तूने खाना नहीं खाया होगा।
और अब वह खराब हो गया। सोनी ने मोहित की शिकायत करते हुए कहा, हाँ माँ, कल इसने खाना पूरा नहीं खाया था। माँ गुस्सा करती हुई बोली, मैं तुझे खाना खाने के लिए देती हूँ या बचाने के लिए? एक तो रोज सुबह उठकर खाना बनाओ और ये लाट साहब हैं कि खाना बचाकर ले आते हैं। अरे उनसे पूछो जिन्हें खाना नहीं मिलता, इसे मिल रहा है तो बर्बाद करता है। आशीष को सुबह सुबह घर में डांट फटकार जरा भी पसंद नहीं थी। उन्होंने दिव्या से पूछा, अरे भाई, सुबह सुबह बच्चों पर क्यों बिगड़ रही हो? मोहित काम ही ऐसे करता है, रोज रोज टिफिन नहीं खाता है, देखो ना कितना खाना बर्बाद करता है, दिव्या ने आशीष से कहा। लेकिन दिव्या, खाना खराब कहाँ हुआ? मोहित ने नहीं खाया तो इसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु खा गए या खा रहे हैं। अरे जब कोई खा रहा है तो बर्बाद कहाँ हुआ? आशीष ने हंसते हुए कहा, तुम तो जब देखो बच्चों की तरफदारी करते हो। तुम्हारी इसी आदत से ये सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं। भाई मैं तो चली घर का काम निपटाने, इन्हें तुम ही संभालो, दिव्या ने किचन में जाते हुए कहा। माँ के जाने पर मोहित तो खुश था कि चलो डांट से बचा, लेकिन उसे बैक्टीरिया की बात समझ नहीं आई थी। वैसे तो सोनी को भी अपने पिता की बात समझ नहीं आई थी। उसने सोचते हुए पूछा, पिताजी, अगर बैक्टीरिया मोहित का खाना खा रहे हैं तो हमें खाते हुए दिखते क्यों नहीं? आशीष ने बच्चों को बैक्टीरिया के बारे में समझाते हुए कहा। सोनी, यह बैक्टीरिया या जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। यह इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता। तो फिर हम इन्हें किस प्रकार देख पाते हैं? मोहित ने उत्सुकता से पूछा। मोहित की बात का जवाब देते हुए आशीष ने कहा, मोहित, इन बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। सोनी ने आशीष को बीच में टोकते हुए कहा, माइक्रोस्कोप वही ना जिससे हमें छोटे जीव या वस्तु अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं? आशीष ने सोनी को शाबाशी देते हुए कहा। सोनी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से बहुत बड़े रूप में देख सकते हैं। इससे हम बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिका वाले जीव होते हैं। इनके आकार का अंदाजा तुम सब इसी बात से लगा लो कि ऑलपिन के किनारे यानी घुंडी पर करीब 20,000 जीवाणु आ सकते हैं। मोहित ने हैरानी से कहा, एक ऑलपिन की घुंडी पर 20,000 जीवाणु? अब तो इनका नाम सूक्ष्मजीव ठीक ही है। वाकई बहुत ही छोटे होते हैं ये सूक्ष्मजीव। सोनी को सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना अच्छा लग रहा था। उसने अपने पापा से पूछा, लेकिन ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीवों के प्रति सोनी की उत्सुकता को समझते हुए आशीष ने कहा, सूक्ष्म जीव यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, तुम्हारे ऊपर नीचे, हवा में, पानी में, जमीन पर, पत्थर पर, बर्फ पर, बाल पर, बैट पर, गेंद पर, यानी सब जगह मिलते हैं। मोहित ये सोच रहा था कि सूक्ष्म जीव सभी जगह है, तो फिर सब जगह से बदबू क्यों नहीं आती, जैसे कि कभी कभी उसके टिफिन से आती है। आशीष ने उसे समझाया, सभी सूक्ष्मजीव एक से नहीं होते हैं। सभी के गुण अलग अलग हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया सिर्फ हानि पहुंचाते हैं, तो कुछ लाभ और कुछ स्थान और वातावरण के अनुसार गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब एक प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं तो खाना पचता है। इसी प्रकार यदि दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया दूध में आ जाए तो दूध को दही बना देता है। लेकिन हमारी मैडम तो कहती है कि ये सूक्ष्म जीव हमें बीमार भी करते हैं, तो क्या यह बात सही है? आशीष ने सोनी को समझाते हुए कहा, सूक्ष्म जीव दो तरह के होते हैं, कुछ हानिकारक और कुछ लाभकारी। और हां, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारे तुम्हारे शरीर में 100 नहीं बल्कि अरबों सूक्ष्म जीव बसेरा करते हैं, जिसमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। इनमें कई तरह के रोगजनक और परजीवी भी शरीर में डेरा डाल लेते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की विविधता असाधारण है। मानव त्वचा पर लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं और पसीनेदार स्थानों जैसे बगलों पर तो यह संख्या
औसत से 10 गुना ज्यादा होती है। आशीष ने हंसते हुए कहा। यानी हमारा शरीर भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर है। आशीष की बात सुनकर मोहित अपने शरीर की ऐसी छानबीन कर रहा था जैसे वह सूक्ष्म जीवों को देख लेगा। हालांकि निराश होने पर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, तो पापा, ये जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ सभी अलग अलग हैं? आशीष ने समझाते हुए कहा। हाँ मोहित, इन सब की संरचना, आकार और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इनकी जैव विविधता देखें तो अकेले बैक्टीरिया की ही ज्ञात प्रजातियां करीब 4000 हैं, परंतु जिन प्रजातियों के बारे में ठीक से नहीं पता वे करीब 10 लाख हैं। इसी तरह वायरस की 4000 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका पता ठीक से नहीं है। फंगस की पहचानी हुई 7200 प्रजातियां हैं और करीब 15 लाख प्रजातियां और हैं जिनका अभी पूरा विवरण पता नहीं है। सोनी ने सूक्ष्म जीवों के बारे में और अधिक जानने के उद्देश्य से पूछा, पापा, प्रोटोजुआ, शैवाल और कवक के बारे में बताइए ना। आशीष ने सोनी को इन नामों को याद रखने के लिए शाबाशी दी और उसे समझाते हुए कहा, प्रोटोजोआ, शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगस, ये सब भी बैक्टीरिया और वायरस की तरह सूक्ष्म जीव हैं और ये किसी न किसी रूप में फायदा भी पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई रासायनिक क्रियाओं में हमारी सहायता करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ हमारी आंतों में खाना पचाने का काम करते हैं और फंगस यानी फफूंद तो देवदार जैसे पेड़ों के भी काम आती है। मोहित सोच रहा था कि कहाँ देवदार जैसा विशाल पेड़ और कहाँ ये सूक्ष्म जीव फफूंद। उसने इस बारे में जानने के लिए आशीष से पूछा, फफूंद किस प्रकार देवदार वृक्ष के लिए उपयोगी हैं? देवदार के नए अंकुरित पौधे तब तक वृद्धि नहीं करते जब तक उनके आसपास जमीन में पाए जाने वाले एक कवक यानी फफूंद अपने खाने और रहने के लिए उसकी जड़ में घुसकर कुछ विशेष एंजाइम बनाकर नहीं देते। यानी एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर होता है, सोनी ने समझाते हुए कहा। आशीष ने इस बात को और अधिक समझाते हुए कहा, जैसे यह तो सबको पता ही है कि दीमक लकड़ी को चट कर जाती है, लेकिन इस लकड़ी को दीमक की आहार नाल में पचाने का काम एक प्रोटोजोआ द्वारा संभव होता है। यह प्रोटोजोआ दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को ग्रहण कर उसे दीमक को पचाने लायक बना देते हैं। सोनी ने भी अपनी जानकारी बांटते हुए कहा, पापा, हमारी मैडम कहती हैं कि फफूंद से ब्रेड बनती है। क्या ऐसा ही होता है? आशीष ने हंसते हुए कहा। सोनी, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी मैडम। ब्रेड बनाने में यीस्ट या खमीर मैदे में मिला देते हैं, फिर इसमें कई सारी रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं जिससे मैदा फूल जाता है और बस ओवन में पकाकर ब्रेड तैयार। इडली और तुम्हारा मनपसंद ढोकला भी इसी तरह तैयार होता है। यानी ये सूक्ष्म जीव कई रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे इनका हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है, सोनी ने कहा। आशीष ने लंबी सांस भरते हुए कहा, सोनी, हमारी प्रकृति बड़ी निराली है। इसमें तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। हवा, पानी और मिट्टी में भी असंख्य सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। यह सब दिखने में और आकार प्रकार में अलग अलग हैं तथा इनके कार्य भी अलग अलग हैं, लेकिन प्रकृति के साथ इनका बड़ा अनूठा तालमेल है और शायद इसी अनूठे तालमेल के कारण इस धरती पर जीवन अपने विविध रूपों में मुस्कुरा रहा है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, टिफिन, खाने का डिब्बा, लंच बॉक्स, बर्बाद करना, नष्ट करना, टू वेस्ट, उत्सुकता, अधीरता, ईगरनेस, लाभ, फायदा, बेनिफिट, हानिकारक, नुकसानदायक, हार्मफुल, अस्थाई, जो स्थायी ना हो, टेम्पररी, परजीवी, दूसरे जीवों के शरीर में रहने वाला, पैरासाइट,
संरचना, बनावट, कंस्ट्रक्शन। प्रजाति, प्राणियों का वह समूह जिसके सदस्यों के गुण समान हो। स्पीशीज और रेस। घनिष्ठ, निकट का, क्लोज। बदबू, दुर्गंध, बैड स्मेल, तरफदारी, पक्षपात, पार्शियलिटी। वास्तविक, असली, ओरिजिनल। प्रदर्शित, जो दिखाया गया हो। शोन, बसेरा करना, निवास करना, टू लिव। रोगजनक, रोग पैदा करने वाला, डिजीज कॉजिंग। विविधता, विभिन्नता, वैरायटी। प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर। विवरण, विस्तृत ब्यौरा, डिस्क्रिप्शन। अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस। अनूठा, अनुपम, यूनिक। पाठ 6, मित्रता की परख, टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी में दर्शाया गया है कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत पड़ने पर ही होती है। दोस्त वही होता है जो विपत्ति में सहायता करता है। सुंदर वन में श्वेता गाय, हनु घोड़ा, गेंगल गधा, मेमो बकरी और झपटू सांड रोज चरने आते थे। धीरे धीरे उन पांचों में गहरी मित्रता हो गई। झपटू उनका नेता था। उसी की राय से सब काम होते थे। एक दिन एक खरगोश कूदता फांदता वहां आ पहुंचा। उसका नाम था पाइपी। उसने उनकी मित्रता देखी तो वो उनके पास बड़े ही आत्मीय भाव से आया। पाइपी ने गेंगल से कहा, तुम सब में बड़ी गहरी मित्रता है, मुझे भी अपना मित्र बना लो। गेंगल ने कहा, नया दोस्त बनाने का काम झपटू का है, तुम उससे मिलो, वह हम सब की राय लेकर कुछ कर सकता है। पाइपी फुदकता हुआ झपटू के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। झपटू ने सबकी सहमति से उसे पांचों का दोस्त बनाना स्वीकार कर लिया। सभी को कहानियां सुना रहा था। रात का समय था। 2 शिकारी कुत्ते भौंकते हुए उधर ही आ रहे थे। पाइपी थर थर कांपते हुए श्वेता के पास गया। मुझे बचाओ श्वेता माता, मैं बहुत छोटा हूँ। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? श्वेता ने जवाब दिया। तुम मुझे अपने ऊपर बिठा लो, जब कुत्ते आएं तो उन्हें सींग मारकर भगा देना। पाइपी बोला। श्वेता ने साफ इनकार करते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, तुम झपटू के पास जाओ। पाइपी ने झपटू के पास जाकर कहा, मित्र, तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचाओ। झपटू ने टका सा जवाब दिया, मैं पड़ोस के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ एक सांड घुस गया है, उससे लड़ने जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। पाइपी ने हनु की तरफ देखा, शायद वही उसे बचा ले, लेकिन हनु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैसे बैठाऊं? मुझे तो बैठना ही नहीं आता, मेरी पीठ पर कैसे चढ़ोगे? पाइपी ने गेंगल से विनती करते हुए कहा, तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचा लो, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, जब कुत्ते आए तो दुलत्ती मारकर भगा देना। गेंगल ने कहा, समय हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ, अगर समय पर घर नहीं गया तो मेरा मालिक कुम्हार मुझे पीट पीट कर अधमरा कर देगा। पाइपी मदद की उम्मीद से बकरी की तरफ मुड़ा। उसे देखते ही बकरी ने आंखें चुरा ली। वह बोली, मेरे पास तो भूलकर भी मत आना, कुत्ते के डर से मैं खुद ही छिपती फिरती हूँ। पाइपी अब अजीब संकट में फंस गया था। उसकी आंखें खुल गईं। वह कूदता फुदकता सिर पर पांव रखकर भागा। सोचा, स्वयं ही सामर्थ्यवान बनना चाहिए और अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि मित्रता की परख विपत्ति आने पर ही होती है। शिकारी कुत्ते वहां कुछ देर तक शिकार की तलाश में घूमते रहे। जब उन्हें वहां कोई नहीं मिला तो वे वहां से चले गए। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप, आत्मीय, अपना, इंटीमेट, स्वीकार, ग्रहण, एक्सेप्टेंस, विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अधमरा, मृत प्राय, अबाउट टू डाई,
उम्मीद, आशा, होप। सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, पावरफुल। नेता, मुखिया, लीडर। सहमति, रजामंदी, कॉन्सेंट। इनकार करना, मना करना, टू डिनाई। दुलत्ती, चौपाया पशुओं का पीछे के पैरों से मारना, किक विथ 2 हिंड लेग्स। अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज। विपत्ति, तकलीफ, मुसीबत, ट्रबल, क्लैमिटी। पाठ 7, नेक काम, गुड डीड। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्यासों को पानी पिलाना नेक काम माना जाता है। प्रस्तुत पाठ को पढ़कर देखिए कि बच्चों ने किस प्रकार खेल खेल में ये नेक काम किया। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। रोजी और पिंकी खुश हैं। अब वे अधिक देर तक साथ साथ रहेंगी। उस दिन रोजी पिंकी के घर ही आ गई थी। पूरी दोपहरी दोनों बातें करती रहीं, खेलती और खाती पीती रहीं। धूप ढल गई थी। पिंकी की माँ ने कहा, तुम दोनों कमरे में क्यों घुसी हो? जाओ पार्क में खेलो, अंधेरा होने से पहले घर चली आना। रोजी और पिंकी दरवाजे से बाहर गई होंगी कि पिंकी की माँ ने पुकारा, अरे सुनो, एक बोतल पानी तो लेती जाओ, गर्मी बढ़ गई है, प्यास लगेगी तो क्या करोगी? पिंकी रसोई में गई, एक बोतल पानी लेकर पार्क के लिए निकली। उसके घर के सामने ही पार्क था। कई बच्चे खेल रहे थे। पार्क में पेड़ के नीचे रखे बेंच पर कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। जवानों की अलग टोलियां थीं। रोजी और पिंकी भी खेलने लगी। उन्होंने एक पेड़ के नीचे पानी की बोतल रख दी। दौड़ते दौड़ते रोजी को प्यास लगी। पिंकी ने कहा, रुक, मैं बोतल लाती हूँ। पिंकी बोतल ले आई, रोजी को पानी पिलाया। स्वयं पीने जा रही थी कि एक बच्चा आया। बोला, दीदी, थोड़ा पानी मुझे भी देना। पिंकी बोतल का पानी नजरों से मापने लगी। वह दुविधा में पड़ गई। पहले बोतल से पानी स्वयं पिए या उस बच्चे को पिलाए। रोजी समझ गई। वह बोली, पहले तुम पानी पी लो, थोड़ा बचाकर इसे दे दो। पिंकी नहीं मानी। उसने उस बच्चे को बोतल देते हुए कहा, मुंह लगाकर मत पीना, मुझे भी पीना है। उस बच्चे ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। बच्चा पानी पीने लगा। उसे स्मरण नहीं रहा कि उसे बोतल में मुंह नहीं लगाना था। बहुत प्यासा था। पानी पीता गया, पीता गया। बोतल का पानी समाप्त करके ही उसने बोतल मुंह से हटाई। धन्यवाद दीदी, कहकर बोतल पिंकी के हाथ में थमाई और भाग गया। तब तक एक बुजुर्ग महिला आ गई और बोली, बेटी, 2 घूंट पानी मुझे भी दे दो, गला सूख रहा है। पिंकी स्वयं प्यासी थी। उसे उस लड़के पर गुस्सा भी आ रहा था। रोजी ने कहा, पिंकी, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे घर से बोतल भर लाती हूँ। उसने ऐसा ही किया। जब तक वह बोतल धोकर पानी लेकर लौटती, पिंकी के पास 2-3 बच्चे और खड़े थे। वह बुजुर्ग महिला तो थी ही। रोजी ने कहा, पिंकी ले, तू पानी पी ले। नहीं रोजी, इन बच्चों को भी पानी चाहिए और इन्हें भी। पहले इन्हें दो। हाँ हाँ, इन्हें देती हूँ। उसने एक हाथ में जो दूसरी बोतल पीछे छुपा रखी थी, वह उस बुजुर्ग महिला को दे दी और कहा, आप थोड़ा पीकर इन्हें दे दें। बुजुर्ग महिला बहुत प्यासी थी। रोजी उन्हें पानी पीते देखती रही। वो बोतल छोड़ ही नहीं रही थी। जब बोतल हटाई तो उसमें काफी कम पानी बचा था। रोजी ने वह बोतल एक अन्य बच्चे को थमा दी। इधर पिंकी ने थोड़ा पानी पीकर बोतल बच्चों को दे दी थी। पार्क में बहुत सारे बच्चे थे। वे बोतल में पानी भरकर भी लाए थे। कुछ तो अपनी बोतल खाली कर दूसरों से मांग रहे थे। पिंकी फिर अपनी फ्लैट के अंदर गई। फ्रिज से पानी निकालने लगी। माँ ने पूछा, इतनी भी क्या प्यास लग गई तुम दोनों को? क्या पार्क में धर्मार्थ प्याऊ खोल रखा है? पिंकी पानी की 2 बोतल लेकर पार्क में आई। वहां जाकर रोजी को बताया, माँ गुस्सा हो रही हैं, कह रही हैं क्या धर्मार्थ प्याऊ खोल रखा है? रोजी ने पूछा, ये प्याऊ क्या होता है? मैं नहीं जानती, अभी जाकर माँ से पूछूंगी।
पर माँ हमें कल से 4 बोतल पानी नहीं लाने देगी। चलो, कल मैं ले आऊंगी, रोजी ने कहा। दूसरे दिन भी दोनों पार्क गईं। दोनों 2-2 बोतल पानी लाई थीं, पर 4 बोतल पानी भी कम पड़ गया। उन्हें बच्चों और बूढ़ों को पानी पिलाते देख लोगों की प्यास भी बढ़ गई। पानी कम पड़ गया, परंतु पिंकी अपने घर से दोबारा पानी लाने नहीं गई। उस शाम वो खोई खोई सी थी। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ पिंकी? रोजी से झगड़ा तो नहीं कर लिया? नहीं पापा। फिर हुआ क्या? पिंकी ने कहा, पापा, आज पार्क में बहुत से लोग मुझसे पानी मांग रहे थे, पर मैं माँ के डर से और पानी नहीं ले गई। अपने घर में भी तो पीने का पानी कम ही होता है ना। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं उन्हें पानी नहीं पिला सकी। बस इतनी सी बात, और बिटिया का इतना बड़ा दुख। मैं कल शाम से पार्क में 2 घंटे के लिए प्याऊ लगवा देता हूँ। सब पानी पिएंगे। अब तो हमारी बिटिया खुश। यह प्याऊ क्या चीज होती है पापा? पिंकी ने हंसते हुए पूछा। प्याऊ मतलब पिलाने वाला। अपने देश में तो गर्मी पड़ती ही है, पानी की भी कमी हो जाती है। इसीलिए गर्मी में कुछ लोगों के द्वारा जगह जगह प्याऊ लगाने की प्रथा रही है। किसी खास जगह पर पानी के 1 या 2 बड़े घड़े रख दिए जाते हैं, और पानी निकालने का पात्र भी। लोग पानी निकाल निकाल कर पीते हैं। कहीं कहीं तो पानी पिलाने के लिए स्त्री या पुरुष भी खड़े रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? अरे, पानी पिलाना नेक काम है। तुम्हारी बालकनी में मिट्टी के एक बर्तन में माँ सुबह सुबह पानी क्यों रख देती है? चिड़िया पानी पीती हैं? हाँ, जैसे चिड़िया और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, वैसे ही मनुष्यों के लिए भी। पापा, आप कल से प्याऊ लगवा देंगे? हाँ हाँ, मैं आज ही व्यवस्था करता हूँ। पिंकी खुश हो गई। उसने रोजी को भी फोन करके प्याऊ के बारे में बताया। दूसरी शाम पिंकी के पापा ने 2 घड़े और पानी निकालने वाला पात्र वहाँ पार्क में रखवा दिया था। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हो गई। वह रोजी का इंतजार करने लगी। उसने देखा रोजी आ रही है, पर यह क्या, उसके पापा भी आ रहे थे। उनके हाथ में भी पानी से भरी बाल्टी थी। पिंकी ने कहा, यह क्या? रोजी के पापा ने कहा, जैसे बोतल का पानी समाप्त हो गया था, वैसे ही कहीं घड़ा भी खाली हो गया तो? ऐसे में प्याऊ बंद ना हो, इसीलिए मैं बाल्टी से पानी भर लाया। दोनों खुश हो गईं। प्रत्येक शाम उनका यही खेलना हो गया, प्याऊ से लोगों को पानी पिलाना। छुट्टियां बीत गईं, स्कूल खुल गए। बच्चे आपस में छुट्टी बिताने के प्रसंग बताने लगे। कुछ मामा के यहाँ, कुछ मौसी के यहाँ, तो कुछ ऐसे ही घूमने गए थे। पर पिंकी के प्याऊ की बातें सुनकर सबको बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, अरे, अगली गर्मी की छुट्टी में हम भी प्याऊ लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। विनीत ने ठीक से सुना नहीं था, पूछा, पिंकी ने कौन सा नया खेल खेला जिसमें उसे बहुत अधिक मजा आया? हमने प्याऊ प्याऊ खेला, पिंकी ने विनीत को बताया। पिंकी और रोजी हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। रोजी ने पूछा, हमने खेल तो नहीं खेला। पिंकी बोली, प्याऊ प्याऊ खेल ही तो हुआ। पार्क भी था, लोगों को भी पानी पीने का आनंद आया। हम लोगों को भी पानी पिलाने में मजा आया। पापा कहते हैं कि जिस काम में मजा आए वही खेल होता है। बस। दोनों आनंदित हो गईं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, अंधेरा, अंधकार, डार्कनेस, दुविधा, संशय, डायलेमा, समाप्त, खत्म, फिनिश, धर्मार्थ, धर्म या परोपकार के लिए, फॉर रिलीजियस पर्पस, खास, विशेष, स्पेशल, स्त्री, महिला, वुमन, व्यवस्था, इंतजाम, अरेंजमेंट, प्रसंग, घटना, इवेंट, बुजुर्ग, वृद्ध, ओल्ड पीपल, स्मरण रहना, याद रहना, टू रिमेन इन मेमोरी, बुजुर्ग महिला, बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, प्रथा, परंपरा, ट्रेडिशन, कस्टम, पात्र, बर्तन, वेसल, बालकनी, घिरा हुआ छज्जा, बालकनी, इंतजार, प्रतीक्षा, वेट, आनंद, खुशी, हैप्पीनेस। पाठ 8
मुझे मत काटो, डोंट कट मी। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। फल और फूल देते हैं वृक्ष, ठंडी ठंडी छांव देते हैं वृक्ष। इसको जिसने लगाया उसको सुख देते हैं वृक्ष। सूखे पत्ते और लकड़ियां मुफ्त में सब देते हैं वृक्ष। सबके दुख पल में हर लेते हैं वृक्ष। धरती से प्यार करते हैं वृक्ष। धूप और गर्मी सहते हैं वृक्ष। जाड़ा गर्मी बरसात में हरे भरे रहते हैं वृक्ष। प्रदूषण से हर दिन बचाते हैं सबको वृक्ष। धरती पर हरियाली फैलाते रहते हैं वृक्ष। पक्षियों को ठिकाना देते हैं वृक्ष। सबको अपना समझते हैं वृक्ष। नहीं किसी से कुछ लेते हैं वृक्ष। अपनी खुशी सबको देते हैं वृक्ष। कई पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं, जल्दी नहीं सूखते हैं वृक्ष। मुझको मत काटो इंसानों, हाथ जोड़कर कहते हैं वृक्ष। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, फूल, पुष्प, फ्लावर्स। ठंडी, शीतल, कूल। मुफ्त, बिना शुल्क के, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रदूषण, गंदगी, पोल्यूशन। पीढ़ी, वंश, परंपरा। जेनरेशन, वृक्ष, पेड़, ट्री। छांव, छाया, शेड। जाड़ा, सर्दी, विंटर। ठिकाना, आश्रय, शेल्टर। इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स। बुराई का बुरा अंत, Evil's end is evil। 3 चोर थे। एक रात उन्होंने एक मालदार आदमी के यहाँ चोरी की। चोरों के हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जंगल में पहुंचने पर उन्हें जोर की भूख लगी। वहां खाने को तो कुछ नहीं था, इसलिए उनमें से एक चोर पास के होटल से खाने का कुछ सामान लाने गया। बाकी के दोनों चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रहे। जो चोर खाने का सामान लाने गया था, उसकी नीयत खराब हो गई। पहले उसने होटल में खुद छक्कर भोजन किया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाने का सामान खरीदा और उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोर की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वो उसे अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला चोर ज्यों ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा कि उसके दोनों साथी चोर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठे, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। शिक्षा, मॉरल। बुराई का अंत बुरा ही होता है। पाठ 9, सच बोलने का साहस, करेज टू स्पीक द ट्रूथ। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में कहानी के माध्यम से सदैव सच बोलने की प्रेरणा दी गई है। बच्चे कभी कभी अपनी गलती छिपाने के लिए माता पिता या अन्य गुरुजनों से झूठ बोलते हैं, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों में सच बोलने का साहस होना चाहिए, क्योंकि सच बोलने का परिणाम सदैव अच्छा ही होता है। मानस ने रसोई घर में स्पंज का पैकेट रखा, फिर पीछे पीछे आते हुए अमन से कहा, चल चल हम बैट कताली खेलते हैं। हाँ भैया। नितिन ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, मैं भी खेलूंगा, क्यों नहीं। अमन ने कहा। पहले दाम देने की बारी अमन की थी। वो 1, 2, 3 करते हुए भागा। जैसे ही वो नितिन को छूने लगा, वैसे ही नितिन बैठ गया। अमन ने उसके सिर पर हाथ रखा। मानस ने चिढ़ाया, उसके सिर पर हाथ क्यों रखा है? हिम्मत हो तो मेरे पीछे आ। हाँ आता हूँ, कहते हुए अमन मानस के पीछे भागा। मानस बेडरूम के दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही अमन अंदर गया, वैसे ही मानस बाहर आया। फिर वह नितिन के पास आया और उसे छुआ। फिर मुड़कर हॉल की तरफ भागा।
अमन को बुरा लगा। वह पलटा, मानस के पीछे हो लिया। मानस हॉल में से होता हुआ रसोई घर की ओर गया। अमन कब पीछे रहने वाला था। वो तेज गति से दौड़ते हुए रसोई घर में आया। दोनों तेज गति से दौड़ रहे थे। अचानक मानस किसी चीज से टकराया। धड़ाम की आवाज हुई। अमन ये दृश्य देखकर ठिठक गया। मानस फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लगी थी। माथे से खून निकल रहा था। रसोई घर में तेल फैल गया। अमन ने 1 सेकंड की देरी किए बिना तेल की केतली उठाई और मानस के माथे पर हाथ रखकर खून बंद कर दिया। आवाज सुनकर नितिन भी आ चुका था। अरे ये क्या हुआ? वह मानस की चोट देखकर चकित होते हुए बोला। मानस फिसल गया। अमन ने कहा, ओह, पापा आने वाले हैं। वे मानस की शैतानी से वैसे ही तंग हैं। ऊपर से तेल गिर गया। पापा नाराज होंगे। यह सुनकर मानस के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। वह घबराया। नितिन, तेल साफ कर। और हाँ, उसने चेताया। पापा से मत कहना क्या हुआ। वह तो ठीक है, मगर इस चोट का क्या होगा? कहते हुए नितिन ने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रसोई घर में फैला हुआ तेल कैसे साफ करे। तभी नितिन को याद आया, जब भी रसोई घर में दूध गिर जाता था तब मम्मी स्पंज से रसोई घर साफ करती थी। यह याद आते ही उसकी निगाहें बाजार से लाए गए स्पंज पर गई। उसने उस पर लगा रैपर हटाया और फर्श पर गिरे तेल पर रख दिया। फिर उसे उठाकर एक छोटे से टब में निचोड़ दिया। इस तरह कुछ ही देर में रसोई घर का तेल साफ हो गया। फिर वह एक बाल्टी में वॉशिंग पाउडर घोल कर लाया। कपड़ा लिया, उसे बाल्टी में डुबोया। फिर उससे फर्श पर पोछा लगा दिया। रसोई घर साफ हो गया था। तभी पापा घर आए। मानस के सिर पर खून देखकर पूछा, अरे यह क्या हुआ? कहते हुए उन्होंने मानस को उठाया और डॉक्टर को फोन कर दिया। पापा, मैं गिर गया था। मानस ने डरते डरते कहा। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे। मुझे मालूम था कि यह शैतान कुछ न कुछ करेगा। पापा डॉक्टर साहब से बोले। डॉक्टर साहब ने मानस का घाव साफ किया। फिर उस घाव पर टाके लगा दिए। यह सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने पूछा। यह तो इसी शैतान से पूछिए डॉक्टर साहब। फिसल कर रसोई में गिर गया था। मानस ने धीरे से कहा। ये सुनते ही पापा को कुछ शंका हुई। रसोई घर में गिरे थे? हाँ पापा। इस बार अमन ने जवाब दिया। मानस आपसे डर रहा था कि हम आपको सच बता देंगे तो आप मारेंगे। अमन आगे कुछ कहता कि बीच में ही मानस बोल पड़ा। मैं फिसल कर गिर गया था। क्यों अमन, यह सही कह रहा है? पापा ने अमन से पूछा। मानस अमन को चुप रहने का इशारा कर रहा था, मगर अमन चुप नहीं रहा। पापा, हम बैट कताली खेल रहे थे। इस खेल में मानस भागते हुए रसोई घर में गया। उसे ध्यान नहीं रहा। वहां तेल का बर्तन रखा था। वह उससे टकरा कर गिर पड़ा। इससे तेल फैल गया। उस तेल पर फिसलते हुए मानस रसोई घर में लगी पट्टी से टकरा गया। इससे यह चोट लगी है। सुनकर पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। यह तो ठीक रहा कि मानस को ज्यादा चोट नहीं लगी। यदि चोट थोड़ी सी नीचे लगी होती तो आंख फूट सकती थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें घर में नहीं खेलना चाहिए। जी पापा, आप सही कहते हैं। मानस अपनी गलती पर पछताता हुआ बोला। पापा, आइंदा हम ध्यान रखेंगे। शाबाश बेटा। पापा ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। पापा अमन के पास आए। उसकी पीठ थपथपाई। तुमने आज सच बोलने का साहस किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। कहते हुए पापा रुके, फिर बोले। आज के बाद मैं तुम्हें शैतानी करने पर डांटूंगा नहीं। मगर इधर ये तीनों तय कर चुके थे कि आज के बाद घर में शैतानी नहीं करेंगे और सदैव सच बोलेंगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, रसोई घर, खाना पकाने का कमरा, किचन, बारी, पारी, टर्न, गति, चाल, स्पीड, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना, टू ग्रो पेल विथ पेन, शैतान, शरारती, नॉटी, इशारा, संकेत, हिंट, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, टू प्रेज, सदैव, हमेशा, ऑलवेज, प्रवेश करना, अंदर आना, टू एंटर, हिम्मत,
साहस, करेज, चकित, हैरान, सरप्राइज, चेताया, चेतावनी दी, वार्न्ड, शंका, संदेह, डाउट, आइंदा, आगे से, henceforth, इनाम, पुरस्कार, अवार्ड। पाठ 10, उल्टा पड़ा पासा, ट्रिक फेल ऑपोजिट। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि कभी कभी दूसरों को मूर्ख बनाने की चाल उल्टी पड़ जाती है और हम स्वयं ही मूर्ख बन जाते हैं। कैसे? आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। नीटू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब शैंकी हिरन ने नीटू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं शैंकी, छोटी सी बात है। आज मैंने रंग भरी पिचकारी से सभी दोस्तों को रंगा, पर उस कैलू कोवे को रंग न सका। वैसे भी कैलू अपने को ज्यादा ही चतुर समझता है। नीटू, चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो, हम आज उसे रंग कर ही दम लेंगे। लेकिन कैलू पर रंग चढ़ेगा कैसे? वह तो खुद ही काला है। शैंकी नीटू को समझाते हुए बोला। दोनों कैलू को रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी शैंकी को एक विचार सूझा। वह तपाक से बोला, कैलू को दावत का बड़ा शौक है, क्यों ना उसे होली की दावत के बहाने बुलाया जाए और रंग से शरोबार किया जाए। वह कैसे? नीटू ने जिज्ञासा से पूछा। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे। कैलू को दावत में बुलाकर खाने से पहले उस कुंड में नहाने को कहेंगे। वह पानी जानकर उसमें नहाएगा और रंग जाएगा। शैंकी ने सुझाव दिया। वाह, क्या विचार सुझाया है। नीटू खुशी से चहकते हुए बोल पड़ा। नीटू और शैंकी ने वैसा ही किया। कैलू को दावत पर बुलाया गया। खाने पीने का शौकीन कैलू आ गया, लेकिन कैलू कम चतुर नहीं था। जंगल में उससे बढ़कर शायद ही कोई शातिर हो। उसको पहले से ही मालूम था कि शैंकू व नीटू उसे रंगने की फिराक में है। वह सोचने लगा, आज होली के रंग में इन्हीं को रंगना है। कैलू, हमारी दावत तैयार है, पहले नहा ले, फिर मिलकर दावत का मजा लेंगे। नीटू और शैंकी ने कैलू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा। हाँ हाँ, पहले मैं ही डुबकी लगाता हूँ। तुम दोनों कुंड के किनारे पे बैठ जाओ और फिर आराम से नहाना। कहते हुए कैलू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए रंग के छींटों से किनारे बैठे शैंकी व नीटू को भिगोने लगा। कैलू बार बार उड़कर जोर से डुबकी लगाता और उन्हें रंगता। नीटू और शैंकी दोनों रंग में सराबोर हो गए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि हम खुद ही रंगे जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था। जंगल में वे अलग ही नजर आ रहे थे। कैलू अब कुंड से बाहर निकला और दोनों को रंगने व छींटे लगाने के लिए सॉरी बोला। कैलू, इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है। चलो, आज का यह पासा हमारे लिए उल्टा ही पड़ा, खुद रंगे गए। पर आओ अब दावत की मौज उड़ाएं और आगे हम सब मिलकर किसको रंगेंगे यह योजना बनाएं। शैंकी और नीटू ने खुशी से कहा। वे तीनों मिलकर अभी योजना के बारे में सोच ही रहे थे कि उधर जंगल से उन्हें मैंकू बंदर अपने हाथ में रंग की बाल्टी लिए आता हुआ नजर आया। मैंकू पहले से ही रंगा हुआ था और शैंकी, नीटू व कैलू को भी रंगा देख उसने उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया। वह उनके साथ ही शामिल हो गया। चारों जंगल में आगे बढ़ते हुए यह सोच रहे थे कि अब किसको कैसे रंगा जाए और खुद रंगने से बचा जाए। सामने उन्हें गज्जू हाथी आता दिखाई दिया। नीटू ने कहा, गज्जू को रंग दें? अरे, गज्जू को रंगना इतना आसान नहीं, तुम्हें पता होगा। पिछली होली को भी गज्जू ने हमें दौड़ा दौड़ाकर तड़पा ही दिया, पर अपने बदन के ऊपर रंग का दाग तक नहीं लगने दिया। और वैसे भी गज्जू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए। मैंकू ने सबको बताया। रंग ज्यादा लगे या कम, आज होली है। गज्जू हमारे हाथों जरूर रंगा जाएगा। नीटू व शैंकी ने एक स्वर में कहा। गज्जू को कैसे रंगे यह उपाय सोचते रहना, लेकिन मुझे एक युक्ति सूझी है। उस युक्ति से गज्जू अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। कैलू कव्वे ने अपनी बात सुनाई। वह कैसे भला?
शैंकी व नीटू ने जिज्ञासा से पूछा। मैंकू के पास वैसे ही रंग से भरी बाल्टी है। पहले बरगद पर उसको चढ़ा देंगे और गज्जू को गन्ने खाने के बहाने बरगद के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहां तक ले आना। मेरे इशारे पर मैंकू गज्जू पर रंग से भरी बाल्टी उड़ेल देगा। कैलू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। शैंकी और नीटू कैलू की युक्ति सुनकर खुशी से उछल पड़े। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों ने कहा। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। मैंकू को बरगद पर रंग की बाल्टी लेकर बैठा दिया। बरगद के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए गए। शैंकी व नीटू गज्जू को बुलाने चले गए। कैलू पहले से ही उड़कर बरगद पर चला गया, लेकिन गज्जू उनकी सब चाल समझ चुका था। वे पिछले बरस होली पर इसी बहाने उसे बुला ले गए थे। अब की बार वह पहले से ही अपनी सूंड में रंग भर के ले आया। आओ गज्जू, आज तो होली है, पकवान और रंगों के स्नान का पर्व। इस पर्व पर आपके लिए कुछ खाना लाए हैं जो आपका मनपसंद भोजन है। प्यारे प्यारे हरे भरे रसीले गन्ने। शैंकी व नीटू ने गज्जू को गन्ने के लिए ललचाने के अंदाज में कहा। हाँ हाँ, कहाँ हैं गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। गज्जू ने अपनी नासमझ सी चाल से दोनों से पूछा। तो चलो उस बरगद के नीचे, वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। नीटू और शैंकी ने बरगद की ओर इशारा करते हुए कहा और गज्जू को बरगद के नीचे ले आए। जैसे ही वे बरगद के नीचे आए, कैलू कौवे ने मैंकू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। मैंकू ने रंग भरी बाल्टी उड़ेल दी। बाल्टी का रंग जैसे ही गज्जू पर गिरा, गज्जू ने भी अपनी सूंड से रंग का फव्वारा छोड़ दिया। शैंकी और नीटू दोनों रंग से सराबोर हो गए। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली तो शैंकी और नीटू ने पहली बार ही खेली होगी। गए थे दूसरों को रंगने, खुद रंग कर आ गए। इस बार की होली उनको हमेशा याद रहेगी। फिर गज्जू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्नों की दावत उड़ाई। शब्द भंडार। वोकैबुलरी: चुपचाप, शांत, क्वाइट, दावत, भोज, पार्टी। जिज्ञासा: जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। कुटिलता, चालाकी, क्लेवरनेस, युक्ति, उपाय, ट्रिक। पर्व, उत्सव, फेस्टिवल। नासमझ, नादान, इनोसेंट। चतुर, होशियार, इंटेलिजेंट। सराबोर, अच्छी तरह भीगा हुआ, कंप्लीटली ड्रेंच्ड। कुंड, छोटा तालाब, गड्ढा। टैंक, पिट। योजना, निश्चित कार्यक्रम, प्लान। स्नान, नहाना, बाथ। मनपसंद, प्रिय, फेवरेट। मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट। पाठ 11। चमकदार दांत, शाइनिंग टीथ। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमें अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वस्थ बनाए रखने में दांतों का बड़ा योगदान होता है। और फिर बिना दांतों के मुस्कान भी निस्तेज हो जाती है। आज माणिक के दांत में बहुत दर्द हुआ। वह रात को ठीक से सो भी नहीं सका। माणिक की आंखों में आंसू हैं। तभी माँ ने आकर कहा, चलो माणिक, डॉक्टर चाचा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ और माणिक डॉक्टर चाचा के पास पहुँचे। आओ माणिक, कैसे हो? चाचा जी, मेरे दांत में बहुत दर्द है। कोई बात नहीं, आओ अभी देख लेते हैं। माणिक को उन्होंने एक विशेष प्रकार की कुर्सी पर बैठाया और उसे देखना आरंभ किया। देखूं तो? माणिक ने मुंह खोल दिया। डॉक्टर चाचा ने कुछ औजारों की सहायता से उसके मसूड़ों की जांच की। हाँ, तुम्हारे मसूड़े काफी सूज गए हैं। इनके भीतर क्या हुआ है यह जानने के लिए एक्सरे करना पड़ेगा। चाचा जी, एक्सरे से मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, एक्सरे फिल्म का ये छोटा टुकड़ा मुंह में रखना होगा। इसकी एक फोटो खींचनी है। माणिक के मसूड़ों का एक्सरे हुआ और जब टेक्नीशियन उसे धोने गया, तब तक चाचा माणिक से बातें करने लगे।
हमारे दांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका निर्माण मजबूत कैल्शियम से होता है और इनके ऊपर एनामिल नाम के कठोर चमकदार पदार्थ की परत चढ़ी होती है। जन्म के समय भी इनका कुछ आकार बन चुका होता है, मगर ये मसूड़े के अंदर ही छिपे होते हैं। जब इनका आकार पूरा हो जाता है तो ये निकलते हैं, किसी के 6 महीने तो किसी के 8 महीने में। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। दांतों का एक मॉडल उठाकर दिखाते हुए, देखो, तुम्हें इसके द्वारा समझाता हूं। जो गुलाबी हिस्सा है वे मसूड़े हैं। ये दांतों को जकड़े रहते हैं। इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो भोजन के कुछ कण दांतों और मसूड़ों के बीच फंस जाते हैं। ये फंसे हुए टुकड़े ही हमें परेशान करते हैं। तभी टेक्नीशियन ने एक्सरे लाकर डॉक्टर चाचा को दे दिया। वे उसे गौर से देखकर माणिक को दिखाने लगे। यह देख रहे हो? यह क्या है चाचा जी? यह फोड़ा है। पता है कि यह क्यों हुआ? नहीं, तुम ठीक से दांत साफ नहीं करते हो। खास तौर से रात को दांत मांजकर नहीं सोते। माँ, जो अब तक मूक दर्शक बनी हुई थी, चाचा जी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। सहमा हुआ और दुखी। अब क्या होगा? चाचा जी, मैं ठीक तो हूँ। हाँ हाँ, ठीक तो तुम हो जाओगे। जितना जल्दी हो सकेगा हम तुम्हारा उपचार करेंगे। लेकिन जो कष्ट तुम इस समय उठा रहे हो वह तुम्हें फिर से ना उठाना पड़े, इसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है। उदास मन से गर्दन हिलाता है। देखो, अगर हम खाने के बाद दांत साफ नहीं करते तो अन्न के कण मसूड़े के किनारों में सड़ने लगते हैं। तुमने भी महसूस किया होगा, मुंह से बदबू आने लगती है। हाँ, ऐसा सुबह सुबह जरूर होता है। इसीलिए रात को ब्रश करना बहुत आवश्यक है। जानते हो, रात भर जो अन्न कण सड़ते हैं वे दांतों के एनामिल की परत को भी काट देते हैं। ऐसा दूषित पदार्थ दांत की भीतरी परत को खराब करते हुए उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। इसी से दांत की जड़ में एक फोड़ा, एब्सेस, पनपने लगता है और मसूड़ा सूज जाता है। बहुत डर जाता है। चाचा जी, अब मैं रात को रोज ब्रश करूंगा। हमेशा याद रखो, ज्यादा मीठी चीजें, चॉकलेट, टॉफी, मिठाई खाने से दांतों में कैविटी बन जाती है। मैंने अभी देखा, तुम्हारी पीछे की दाढ़ में कैविटी बन रही है। उससे क्या होगा? उससे दाढ़ खोखली हो जाएगी और फिर मसूड़ों में संक्रमण फैलेगा। सूजन होगी, दर्द होगा, खाना खाने में तकलीफ होगी, कभी कभी दांत निकलवाने की नौबत भी आ जाती है। मेरा दांत निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। एक और बात भी है कि तुम्हारे ये सभी दांत दूध के दांत हैं जो टूटेंगे। इसके बाद तुम्हारे स्थायी दांत आएंगे जो जीवन भर साथ रहेंगे। उनकी जड़ें गहराई तक मसूड़े में जमी होंगी। उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। यह सब कब होगा? देखो, तुम्हारे 13-14 वर्ष की उम्र में पहुंचने पर बाकी सब दांत आ जाएंगे, मगर 4 अक्कल दाढ़ें और बड़े होने पर ही आती हैं। जी चाचा जी, अब मैं दवा लिख रहा हूं, इसे समय पर लेना। कुल्ला करने का भी एक संक्रमण रोधक घोल लिख रहा हूं। 2 दिन बाद फिर से देखकर पता लगेगा कि कितना सुधार हुआ। मैं सब दवा समय पर लूंगा। माँ से, भाभी जी, अभी 1-2 दिन सूजी, दलिया और खिचड़ी ही खाने को दीजिएगा। यह ठीक से चबा नहीं सकेगा। इसे जो भी खाने को दें वह ज्यादा गर्म मत दीजिएगा। चिंता की बात नहीं है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चाचा माणिक को एक कागज देते हैं। वह उसे बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। चाचा जी, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि दांत के बिना भोजन का स्वाद और मुस्कान की चमक चली जाती है? माणिक की बात सुनकर हंसते हुए, बताओ, दांत ना होंगे तो भोजन कैसे चबाओगे? और जब तुम मुस्कुराओगे तो चमक कहाँ से आएगी? समझ गए ना? उदास चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई। जी हाँ। अच्छा मानिक, लो, ये तुम्हारे लिए है। हंसते हुए एक टूथ ब्रश उसे देते हैं जो एक सुंदर पैकेट में बंद था। धन्यवाद चाचा जी। मानिक, इस कागज को ध्यान से पढ़ना।
इसमें ब्रश करने का तरीका भी लिखा है। सदैव ब्रश को ऊपर नीचे चलाना चाहिए, दाएं बाएं नहीं, समझे? इसमें चित्र के साथ सब छपा हुआ है। जी अच्छा, मैं जरूर पढ़ूंगा और रोज 2 बार ब्रश करूंगा। यह भी याद रखूंगा कि अधिक मीठा खाने से कैविटी हो जाती है। अब तो मेरे दांत स्वस्थ और मेरी मुस्कान चमकदार रहेगी। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। एक्सरे, शरीर के भीतरी भागों का चित्र खींचने का तरीका। एक्सरे। टेक्नीशियन, मशीन तकनीक जानने वाला। टेक्नीशियन। मॉडल, नकली आकार। मॉडल। मूक दर्शक, चुपचाप देखने वाला। वॉचिंग साइलेंटली। दूषित, गंदा, पोल्यूटेड। खोखला, अंदर से खाली, हॉलो। संक्रमण रोधक, संक्रमण को रोकने वाला। एंटी इन्फेक्टेंट। निर्माण, संरचना, कंस्ट्रक्शन। जकड़ना, कसकर पकड़ना, टू फासन टाइटली। उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट। कैविटी, दांत में छेद या खोखला स्थान। कैविटी। सूजन, फुलाव होना, स्वेलिंग। पाठ 12, एक बार की बात, वंस अपॉन अ टाइम। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें हम पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एक बार की बात सुनो तुम, चमकीली वह रात सुनो तुम, अपने आंगन में उतरी थी तारों की बारात सुनो तुम। गोलू आओ, बेबू आओ, निक्कू चीनू तुम भी आओ, जब हम तुम जैसे बच्चे थे, मन के खरे और सच्चे थे, कलम डुबोकर लिखते जिसमें शीशे की दावात सुनो तुम। नीली स्याही का जादू जब सिर चढ़कर बोला करता था, कोरे पन्नों पर सपनों का पंछी पर तोला करता था। हर उड़ान में शामिल होती अपने मन की बात सुनो तुम। आम, बेर, इमली, जामुन के पेड़ हमारे बड़े निकट थे, गूलर, नीम और बरगद के पेड़ साथ ही खड़े विकट थे। महुआ झरते फूल सुनहरे, पीपल झरते पात सुनो तुम। खेतों में पकते अनाज की खुशबू से मन भर जाता था। ढिबरी सांझ ढले जब जलती घन से घन तम डर जाता था। धुले धुले से मन सबके थे, नहीं कहीं थी घात सुनो तुम। लिपे पुते घर की देहरी पर खुशियों का बारा मासा था। राग रसोई का मौसम तो अपने घर अच्छा खासा था। कितने मन से हम खाते थे तरकारी और भात सुनो तुम। विद्यालय था 3 कोस पर, कोस 2.5 था बाजार। दूरी बीच नहीं आती थी, चलते थे सब कारोबार। अपने आंगन से गंगा तट किलोमीटर 7 सुनो तुम। जब तुम लिख पढ़ जाओगे, सचमुच आगे बढ़ जाओगे। बचपन अपना याद करोगे, घर आंगन आबाद करोगे। मीठी यादों ने खिड़की में रखे होंगे कान सुनो तुम। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। चमकीली, चमकदार, ब्राइट। कोरे, खाली, ब्लैंक। निकट, पास, नियर। ढीबरी, डिबिया, लैंप। घन, गहरा, थिक। घात, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। तरकारी, सब्जी, वेजिटेबल्स। 2.5, ढाई, 2.5। दवात, स्याही। इंक पॉट, पंछी, पक्षी, बर्ड। विकट, विशाल, ह्यूज। सांझ, शाम, इवनिंग। तम, अंधेरा, डार्कनेस। देहरी, दहलीज, थ्रेशहोल्ड। भात, चावल, राइस। कारोबार, व्यापार, बिजनेस। बिल्ली और चपाती, अ कैट एंड अ चपाती। ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती के ठनगन, बिल्ली ले आई मक्खन।
गुर्रा कर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती, हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला, फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, लगी लौटकर झुंझलाने, म्याऊं 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 म्याऊं, अब मैं खाऊं अब मैं खाऊं। मन ही मन में डरी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। चिढ़कर बोली खा नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी, खा ली चप 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 चपाती, हप चपाती गप चपाती। पाठ 14 संतोष यादव से मुलाकात। मीटिंग विद संतोष यादव। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि कठोर परिश्रम व दृढ़ निश्चय के सामने ऊंचाई का पर्याय एवरेस्ट भी नतमस्तक हो जाता है। कैसे? आइए पढ़ें यह साक्षात्कार। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव का बचपन अन्य बच्चों की तुलना में कुछ अलग था। वह बचपन से ही निडर और निर्भीक थीं। हमेशा किसी भी चीज को जानने की उनकी जिज्ञासा उनके अंदर बलवती रहती और बर्फ से ढकी चोटियों को समझने की जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा दिया। आइए उनका ये साक्षात्कार पढ़कर उनके बारे में और जानें। प्रश्न। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। उत्तर। मैं बहुत शरारती थी, लेकिन फिर अचानक शांत हो गई। इसलिए कहा जा सकता है कि मेरा बचपन थोड़ा मिला जुला रहा। पिताजी के आर्मी में होने के कारण मेरा ज्यादातर बचपन दादी के साथ बीता और मैं अपनी दादी की लाडली थी। 5 भाइयों के बीच अकेली होने के कारण मुझे अपने भाइयों का भी भरपूर प्यार मिला और पूरे घर की मैं चहेती थी। पिताजी मुझे गले का हार कहते थे और यह बात पूरे गांव सहित आसपास के गांव में भी फैल गई कि एक आदमी है जो अपनी बेटी को इतना प्यार करता है। आज मुझे महसूस होता है कि जिस बच्चे को घर में खूब प्यार मिलता है वह किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। प्रश्न। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही? आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? उत्तर। गांव की पढ़ाई का जो माहौल होता है वही था। 2 कमरों का मेरा स्कूल था और मेरी कक्षा में सिर्फ 4 बच्चे थे। बैठने के लिए घर से बोरी लेकर जाते थे और कभी बरसात हो जाती तो उसे ही ओढ़ लेते थे। 5वीं कक्षा तक मैंने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की। 5वीं की पढ़ाई के बाद मैं नजदीक के ही कस्बे में जाने लगी, जो कि 11 किलोमीटर का रास्ता था। पैदल जाने में मैं काफी थक जाती थी। वहां मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की और फिर दिल्ली आ गई। 14 वर्ष की उम्र से ही शादी करने का दबाव दिया जाने लगा, जिससे बचने के लिए मैं अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। प्रश्न। हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? उत्तर। मैं बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी और यही जिज्ञासा मेरी प्रेरणा बनी। मैं पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती थी और किसी चीज के बारे में कल्पना करके उसका खाका तैयार करती थी। बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ने की जिज्ञासा बहुत पहले से ही थी। कॉलेज के दौरान एक प्रशिक्षण शिविर में जब हिमालय देखने गई तभी मुझे ये संयोग प्राप्त हुआ। प्रश्न। क्या परिवार की तरफ से कोई अड़चन हुई? उत्तर। पिताजी तो अचंभे में पड़ गए कि यह इसे कौन सा भूत सवार हो गया। परिवार के लोग सोचने लगे कि यदि हाथ पैर टूट गए तो शादी कैसे होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरी जिद के कारण अंत में उन्हें मानना पड़ा। प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुभूति हमें बताइए। उत्तर। बहुत ही अलग एवं सुंदर अनुभूति थी। एवरेस्ट पर बहुत ही शांत वातावरण था। एक खूबसूरत दृश्य तथा शांत वातावरण, जब ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो अध्यात्म को महसूस किया जा सकता है। उस समय मुझे प्रकृति को सहज और सरल ढंग से समझने का मौका मिला। सब कुछ किसी फिल्म की तरह था। जब मैं टॉप पर पहुंची तो भावनात्मक रूप से शून्य हो गई थी। न किसी प्रकार की खुशी थी और न ही कोई गम। वॉकी टॉकी फोन के जरिए मुझे सूचना दी गई कि मैं
एवरेस्ट पर पहुंच गई हूं। जब मैं 2-4 कदम पीछे थी तभी मेरी आत्मा ने कहा कि ये मैं क्या करने जा रही हूं। मैं तो प्रकृति को भगवान मानती हूं और हिमालय भी प्रकृति का हिस्सा है। तब मैंने हाथ से उस स्थान को छुआ और फिर गायत्री मंत्र पढ़ा। इसलिए जब कोई मेरे बारे में बोलता है कि मैंने अपने कदमों के नीचे हिमालय को रखा है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ये काम मैंने ना तो किसी प्रसिद्धि को पाने के लिए किया था और ना ही किसी अवार्ड को पाने के लिए। हालांकि पर्वतारोहण को एक खेल माना जाता है, लेकिन मैंने खेल की भावना से भी यह काम नहीं किया। प्रश्न, कितना डर लगा? किस तरह के जीव जंतु देखने को मिले? उत्तर, कोई डर नहीं लगा। कभी कभी सुनने को मिलता था कि कैंप में स्नो बेयर आया था, लेकिन मेरा सामना एक बार भी नहीं हुआ। स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट, जिसे बरल कहा जाता है, देखने को मिले। प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कौन सा रास्ता आसान है? उत्तर, नेपाल और चीन के रास्ते। कुल 14 रास्ते हैं, जिनमें से 13 को चिन्हित किया गया है। वैसे इनके अलावा कई अन्य रूट भी हैं। प्रश्न, एक सफल पर्वतारोही होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? उत्तर, यह न सिर्फ एक पर्वतारोही के लिए बल्कि हर एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी होता है कि वह संतुलित दिमाग वाला और संयमी हो। इंसान का यह गुण उसे हर स्थिति में अच्छा काम करने में मददगार होता है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। पर्वतारोही, पहाड़ों पर चढ़ने वाला। माउंटेनियर्स, साक्षात्कार, आयोजित मीटिंग। इंटरव्यू, ज्यादातर, अधिकांश, मोस्टली, माहौल, वातावरण, एनवायरमेंट। हॉस्टल, छात्रावास, हॉस्टल। शिविर, तंबू, पड़ाव, कैंप। अड़चन, बाधा। ऑब्स्टिकल, अध्यात्म, आत्मा परमात्मा से संबंधित चिंतन। स्पिरिचुअल थिंकिंग। प्रकृति, कुदरत, नेचर, चिन्हित करना, निशान लगाना, टू मार्क। संयमी, धैर्यवान, पेशेंट। निर्भीक, निडर। फेलिस, आर्मी, सेना, आर्मी। चहेती, बहुत प्यारी, बिलवड। नजदीक, निकट, नियर। प्रशिक्षण, व्यवहारिक तथा प्रायोगिक शिक्षा पद्धति। ट्रेनिंग, अनुभूति, एहसास, फीलिंग, सूचना, खबर, इंफॉर्मेशन। प्रसिद्धि, ख्याति, फेम। रूट, रास्ता, मार्ग, रूट। मददगार, सहायक, हेल्पफुल। पाठ 15। सिग्मा ग्रह का रोबो। रोबो ऑफ द प्लैनेट सिग्मा। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि विज्ञान का दिनों दिन होता विकास हमारे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी साबित हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ से विज्ञान के आविष्कारों का बेहतर उपयोग संभव है। इमरान बाग में पहुंचा तो उसने देखा अजय वहां एक पेड़ के नीचे बैठा है। गांव के कुछ लड़के वहां खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक इस बाग में बच्चे तो क्या, बड़े भी नहीं घुस पाते थे, क्योंकि इस बाग में भूत थे। पिछले साल आमों की रखवाली करने गए रामू काका रात में सोए तो सुबह सोकर नहीं उठे। उसके बाद रामू काका का लड़का रात में बाग में गया था और रात में ही भाग आया था। उसने बताया कि जब वह आम के पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह जाग गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। किसी तरह वह उठकर भाग आया था। तभी से कोई उस बाग में नहीं जाता। पर आज क्या हुआ? बहुत से बच्चे वहां खेल रहे थे। आज ये सब यहाँ खेल रहे हैं, भूत से नहीं डरते? इमरान ने हैरान होकर अजय से पूछा। अजय खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह शहर में पढ़ता है और अपने चाचा के पास छुट्टियां बिताने आया है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल परसों जब मैं बाग में घूमने के लिए गया तो मुझे रहीम चाचा ने बाग में जाने से रोका और बताया कि इस बाग में भूत है, पर मैं नहीं माना। मैंने सोच लिया कि बाग में भूत हैं
तो मैं रात में यहां जरूर सोऊंगा। रात में मैं चुपचाप बाग में जाकर खुली जगह पर सो गया। सुबह लोगों ने जब बाग में मुझे सही सलामत देखा तो हैरान हो गए। लेकिन अजय, तुम सही सलामत बच कैसे गए? इस बाग में तो सचमुच ही भूत हैं। इमरान बोला। धत, तुम भी कैसी बातें करते हो कि मैं बताता हूं कि बाग में रात में सोने से रामू काका की मौत कैसे हुई और उनके लड़के को यह कैसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। अजय बोलता गया। हुआ यह कि रामू काका को भूत ने नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ने मारा है। देखो, तुमने विज्ञान की किताब में यह जरूर पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में पीपल जैसे कुछ पेड़ों को छोड़कर सभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रामू काका जिस पेड़ के नीचे सोए थे, उसके नीचे ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड थी। ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मौत हुई और उनके लड़के को भी ऑक्सीजन न मिलने के कारण ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। अजय की बात इमरान की समझ में आ गई। चलो नदी के किनारे टहलाते हैं। इमरान अजय से बोला। दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे टहलते टहलते वे दूर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। तभी इमरान ने देखा, आकाश से एक उड़न तश्तरी तेजी से नीचे आ रही थी। वह क्या है? इमरान ने उड़न तश्तरी की ओर इशारा करते हुए पूछा। अजय भी नीचे आती हुई उड़न तश्तरी को हैरानी से देखने लगा। उनके सामने काले रंग की एक उड़न तश्तरी आकर रुक गई। उसका एक भाग दरवाजे की तरह खुल गया, जिसमें से एक बड़ी सी आकृति बाहर निकल आई। उसके सिर पर एंटेना लगा था और एक ओर रोशनी निकल रही थी। उसके 2 हाथ और 2 पैर थे। मुंह की जगह जाली लगी थी। उसके पूरे शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी। उसे देखकर इमरान और अजय डर गए। तुम कौन हो? अजय ने साहस करके पूछा। उस आकृति के मुंह से घरघराहट की आवाज निकलने लगी और उसके शरीर से निकल रही रोशनी का रंग तेजी से बदलने लगा। मैं सिग्मा ग्रह का रोबो हूँ। वह आकृति बोली। क्या सिग्मा ग्रह पर हिंदी बोली जाती है? इमरान ने पूछा। मेरा कंप्यूटर इतना संवेदनशील है कि मैं तुरंत किसी भी भाषा को बोल व समझ लेता है। रोबो बोला। यह सिग्मा ग्रह है कहाँ? इमरान ने फिर पूछा। सिग्मा ग्रह यहाँ से 5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारे यहाँ बड़े बड़े पथरीले पहाड़ हैं और 2 सूर्य हैं। हमारे ग्रह पर विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। मेरे पूरे शरीर में विद्युत धारा बह रही है और मैं सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूँ। रोबो ने बताया। तुम्हारे ग्रह पर पेड़ पौधे हैं? अजय ने पूछा। हमारे ग्रह का वातावरण तुम्हारे ग्रह से बिल्कुल अलग है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं और सभी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। रोबो बोला। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजय ने फिर पूछा। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा यंत्र बनाया है जो भूकंप पैदा करता है। पहले कम शक्ति के यंत्रों का परीक्षण हम वहां कर चुके हैं और आज मैं बहुत शक्तिशाली यंत्र का परीक्षण करने आया हूँ। रोबो ने बताया। तुम्हारे परीक्षण से तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इमरान बोला। तो इससे हमें क्या? रोबो ने कहा और अपने यान में चला गया। इमरान और अजय चिंतित हो उठे। अगर यह रोबो अपना परीक्षण हमारी पृथ्वी पर करेगा तो पृथ्वी के बड़े भूभाग पर भूकंप आ जाएगा। अजय बोला। तभी रोबो एक मोटी छड़ लेकर यान से बाहर आ गया। अब इससे मैं एक गहरा गड्ढा खोदूंगा और उसमें भूकंप यंत्र रखकर परीक्षण करूंगा। रोबो बोला। तुम नदी के पास जाकर परीक्षण करो। वहां की जमीन नरम है, वहां गड्ढा जल्दी हो जाएगा। कुछ सोचते हुए अजय बोला। रोबो को अजय का सुझाव पसंद आया। उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अजय और इमरान नदी में घुस गए हैं। रोबो नदी के पास गड्ढा बनाने लगा। तभी अजय और इमरान ने रोबो पर दोनों हाथों से पानी फेंकना शुरू कर दिया। रोबो में विद्युत धारा बह रही थी। पानी पड़ते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगी और वह जलने लगा। रोबो तेजी से वापस भागा और यान में घुस गया। दूसरे ही पल यान आकाश में उड़ गया। दूर आकाश में तारा टूटा तो दोनों समझ गए कि सिग्मा का यान नष्ट हो गया है। पृथ्वी पर आया संकट टल गया था। इमरान और अजय गांव की ओर चल दिए।
शब्द भंडार, वोकैबुलरी, बाग, बगीचा, गार्डन, चुपचाप, शांतिपूर्वक, क्वाइटली, मौत, मृत्यु, डेथ, सन्नाटा, सूनापन, नीरवता, साइलेंस, रोशनी, प्रकाश, लाइट, प्रगति, विकास, डेवलपमेंट, ऊर्जा, ताकत, एनर्जी, शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल, यान, विमान, एरोप्लेन, नष्ट, खत्म, डिस्ट्रॉयड, दरअसल, वास्तव में, एक्चुअली, सही सलामत, सुरक्षित, वेल एंड सेफ, एहसास, अनुभव, फील, आकृति, आकार, शेप, संवेदनशील, भावुक, सेंसिटिव, विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, परीक्षण, जांच, टेस्ट, नुकसान, हानि, लॉस, सुझाव, सलाह, सजेशन, संकट, मुसीबत, प्रॉब्लम। पाठ 16 खिलौने वाला, अ टॉय सेलर। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। बचपन में खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। खिलौनों की दुकान पर पहुंचकर मन करता है कि सारे ही खिलौने खरीद लें। आइए इस कविता में पढ़कर जानें कि खिलौने वाले के आने पर क्या हुआ, वह कौन कौन से खिलौने लाया था और बच्चे कौन से खिलौने खरीदना चाहते थे। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करके चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहले कानों में बाली। ठुमक ठुमक कर चलता जो कर, चले चाल वह मतवाली। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तो तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। खिलौने वाला, जो खिलौने बेचता है। टॉय सेलर, चाबी, ताली, की। कमान, धनुष, बो। ताड़का, एक राक्षसी का नाम, नेम ऑफ अ फीमेल डीमन। असुर, राक्षस, डीमन। मोटर गाड़ी, कार, कार। बाली, कुंडल, इयररिंग। जंगल, वन, फॉरेस्ट। तपसी, तप करने वाला, हर्मिट। नम्रता का परिणाम। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चलते चलते आ रहे उनके सैनिक थककर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास लेकर गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल ना काटें, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। वह खेत वहां से कुछ दूरी पर था और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा,
यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहां से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। महाराज, नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसीलिए मैं आपको यहां ले आया। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुंचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशर्फियां दी और फसल कटवाकर छावनी में ले आए। शिक्षा, मॉरल, नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है।